हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि आज के वक्त में ना केवल कनाडा में बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। और वो ये है कि रिसेशन आने वाला है, मार्केट टूटने वाली है, चीज़ें बहुत महंगी होने वाली हैं, रियल एस्टेट के प्राइसेस गिरने वाले हैं और स्टॉक मार्केट औंधे मुंह आके गिरने वाली है। आज हम बात करते हैं कि रिसेशन कैसे आता है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पर थोड़ी बहुत जो मुझे समझ है तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि इस विषय पर हम एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर कर सकें। इस चीज़ की ओर जाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। एक इंसान था, एक आदमी था, थोड़ा अनपढ़ था और मेहनती बहुत था, पर उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उसने एक छोटी सी रेडी लगा के और समोसे पकोड़े बेचने का उसने जो काम शुरू किया। तो जब उसने अपना काम शुरू किया, मेहनत करता था वो, तो धीरे धीरे मेहनत करके उसने अपने बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो जब बिजनेस और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने एक छोटी सी दुकान ले ली। और दुकान लेने के बाद उसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने समोसे पकोड़ों के साथ मिठाई भी रखनी शुरू कर दूँ। और जब उसने मिठाई रखनी शुरू की तो थोड़े से ग्राहक बढ़ने लग गए। अब जब मिठाई रखी, समोसे पकोड़े थे, तो उसने सोचा यार मैं आसपास के एरिया में फ्लायर्स वगैरह भेजता हूँ, कुछ लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या बेचता हूँ, मैं कुछ प्राइस अच्छा करता हूँ। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करना शुरू किया। अब जब बिजनेस बढ़ रहा था तो उसने अच्छे एम्प्लॉयज़ भी रख लिए वहाँ पे। अच्छे एम्प्लॉयज़ रखने के साथ साथ वो एनफ स्टॉक भी लेके आता था और कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक भी रखता था कि कभी अगर डिमांड बढ़ जाए तो वो उस डिमांड को पूरा कर सके। पर उसकी एक ही प्रॉब्लम थी। वो क्या थी कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो बहुत ज़्यादा अखबार वगैरह नहीं पढ़ता था, टीवी वगैरह नहीं देखता था। तो अब जब बिजनेस और बड़ा हो गया तो उसने एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली, बहुत बड़ा एक मिठाई का पूरा शोरूम टाइप उसने खोल लिया। अब काफ़ी पैसे आ गए, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उसने अपने एक बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो बच्चा विदेश पढ़ रहा है और इस आदमी का बिजनेस जो है वो और ग्रो होता जा रहा है। अब बच्चा बड़ा हो गया, विदेश से पढ़ के वो वापस आया। जब वो वापस आया तो बाप ने सोचा कि यार मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, तो उसके साथ बैठ के टाइम वगैरह बिताता। तो वो बेटा पढ़ा लिखा था तो उसको अखबारें पढ़ने का, टीवी देखने का, न्यूज़ का बड़ा शौक था। तो एक दिन वो आया फादर के पास और कहता है, डैड आपको पता है कि रिसेशन आने वाला है? वो कहता है, भाई बेटा रिसेशन का मुझे तो नहीं पता, भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अखबार वगैरह नहीं पढ़ता, पर मेरा धंधा तो बड़ा अच्छा चल रहा है यार, और मुझे तो लग रहा है कि मेरा बिजनेस और ग्रो कर रहा है। कहते हैं, नहीं नहीं डैड, आपको पता नहीं है, रिसेशन आने वाला है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं याहू फाइनेंस के ऊपर सारी न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। अब बेचारा आदमी अनपढ़ था और उसका बेटा पढ़ा लिखा। उसको भी थोड़ा सा अंदर से हुआ कि यार मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो ऑफकोर्स इसको मेरे से ज़्यादा ज्ञान होगा। तो उसने कहा, भाई अच्छा बेटा ये बता कि अगर रिसेशन आने वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि उस आदमी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, पर फिर भी उसको लगा बेटा पढ़ा लिखा है तो उसकी बात सुननी बड़ी ज़रूरी है। तो उसके बेटे ने उसको कुछ सलाहें दी। कहता है, क्योंकि देखो डैड रिसेशन आने वाला है तो हमें सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ऐड के ऊपर अपना बजट कम करना चाहिए, हमें पैसा बचाना चाहिए। और धीरे धीरे करके उसने 2-4 जो अच्छे एम्प्लॉयज़ थे हमें उनको भी निकाल दिया कि ताकि हमारे को जो है सैलरीज के अंदर पैसा बचना शुरू हो जाए। और दुकान का बोर्ड छोटा करवा दिया और अपने डैड को बोलता है कि अब थोड़ी सी आप सप्लाई भी कम लाया करो, क्योंकि सामान अगर बचा रहेगा अगले दिन और अगर ग्राहक नहीं आया तो क्या होगा। तो अब जब उसने ये सारे एक्शन शुरू किए तो ऑफ कोर्स उसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना था, क्योंकि ऐड धीरे धीरे कम हुई तो बिजनेस कम होना शुरू हो गया। उसके बाद कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ निकाले तो बाकी के एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी डाउन हो गया। और जब उसने सामान जो सप्लाई समोसे पकोड़े मिठाई बनाने की होती थी वो सप्लाई कम कर दी तो शाम को कुछ ग्राहक वापस भी मुड़ने लग गए। और उसके साथ साथ जब बोर्ड वगैरह छोटा किया तो धीरे धीरे जो है उसका बिजनेस अपने आप ही कम होने लग गया, क्योंकि वो इस तरह के एक्शन ले रहा था। और अब जब बिजनेस कम हुआ तो वो आदमी कहता है, यार ये तो मेरा बेटा वाकई बहुत पढ़ा लिखा है और ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, देखो ये रिसेशन आ गया और मेरी जो है सेल कम हो गई। तो दोस्तों इस तरह से जो है रिसेशन आता है।
रिसेशन बेसिकली आता नहीं है, ये लाया जाता है। इसको इसी तरीके से प्लान किया जाता है। तो इसमें फादर कौन है? फादर वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर, टीवी या इन चीज़ों को नहीं देखते हैं और उनको पता भी नहीं लगता। बहुत बार रिसेशन आके कई बार निकल भी जाता है। और बेटा कौन है? बेटा है वो अमीर लोग, वो लोग जो न्यूज़ और मीडिया को कंट्रोल करते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि रिसेशन आने वाला है और आपको उसके आइडियाज देते हैं। और उस आइडिया को बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें उस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं है, तो हम एक अनपढ़ बाप की तरह उसको फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये हमारे दिमाग में बैठी हुई है। आज देखिए कुछ इसी तरह के हालात, कुछ इसी तरह का सिनेरियो जो है मार्केट में बनाया जा रहा है। आज से 2 महीने पहले मार्केट में सब कुछ अच्छा था, प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, आप लोग अपना पैसा भी खर्च कर रहे थे, बहुत सारी चीजें भी मार्केट में हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ऑल ऑफ ए सडन ये क्या हुआ? क्या ऐसा कोई हालात बन गए कि किसी ने रातों रात आपके बैंक से पैसे निकाल लिए, या आपके साथ जो सिस्टम चल रहा था वो ऑल ऑफ ए सडन रुक गया, या आप में से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई? ऐसा क्या हुआ? क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट मीडिया का बनाया हुआ है, जिसके करके बहुत सारी कंपनियों ने एक्शन ले लिया कि उन्होंने कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया? बहुत सारी जो बिजनेसेस हैं उन्होंने सामान खरीदना बंद कर दिया, लोगों ने अपना पैसा बैंकों में होल्ड कर लिया। तो ये सब एक आर्टिफिशियल तरीके से काम किया जाता है। उसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब हमने अपना कौन सा सामान बेचना है और कौन सा सामान खरीदना है। तो वो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जहां पे कि इकोनॉमी के अंदर पैसे का सर्कुलेशन जो है, जस्ट बिकॉज पीपल आर थिंकिंग नेगेटिव, वो रुक जाता है। और उस पैसे के सर्कुलेशन रुकने के करके वो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये एक जनरल सी थ्योरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत सारा कुछ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आई नो इसके अलावा भी बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में कई बार अगर रिसेशन ना भी आना हो तो वो प्लान करके लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है जहाँ पे कि एक रिसेशन के हालात लोगों को बताए जा रहे हैं। मैं शायद थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ। स्पेशली मैं सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट की बात करता हूँ। अगर मैं रियल एस्टेट मार्केट को देखूँ तो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। यहाँ पे आप देखिए, अभी CMHC की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 2030 तक 3.5 मिलियन घरों की रिक्वायरमेंट है कनाडा के अंदर, और बनने कितने हैं उसके 50%। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट को कभी भी हम 2 या 3 महीने के बेसिस पे इवेल्युएट नहीं कर सकते। रियल एस्टेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने हर रोज खरीदना या बेचना है। रियल एस्टेट का जब भी आपने पर्सपेक्टिव देखना है तो आप उसका एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है जिसको आप 2 साल के अंदर इवेल्युएट करें, और उसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है जिसको आप 5 साल के अंदर इवेल्युएट करें। सो अगर आप एक्चुअल में इन्वेस्टर हैं तो रियल एस्टेट की मार्केट को आप इस एंगल से देखें। तो अगर आज भी आप रियल एस्टेट की मार्केट को देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़ी है। ये मार्केट में प्राइसेस उस तरीके से नहीं टूट सकते हैं जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं। उसका सिंपल सा रीजन क्या है? 1 मिलियन इमिग्रेंट अगले 3 साल के अंदर कनाडा के अंदर आने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन आप ये देखिए, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि CMHC ने ये बताया कि 3.5 मिलियन होम्स नीडेड बाय 2030। और उससे भी एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि कनाडा इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे वो चाइना है, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप है, हर जगह से जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन आई है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की बनी है जहां पे लोगों को एक फियर हुआ है कि मुझे अपना पैसा सिक्योर करना है, तो वो हमेशा कैनेडियन मार्केट की तरफ आए हैं, क्योंकि कनाडा इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्री। चाहे वो आप पॉलिटिकल लेवल से कह लें, चाहे वो आप कनाडा का बैंकिंग सिस्टम कह लें, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पकड़ कह लें, ये तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कनाडा के अंदर कि वो शायद कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट को कभी भी टूटने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आएगा तो वो नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर तो जरूर आ सकता है,
पर प्राइसेस के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं आ सकता। सो मेरे कुछ दोस्त जो इस तरह की बात सोचते हैं कि नहीं जी देखिए प्राइसेस 30-40% ऑलरेडी डाउन जा रहे हैं, जा चुके हैं, तो आज भी आप अगर मार्केट में घर ढूंढने जाएंगे तो आपको कोई सस्ता घर नहीं मिलेगा, बशर्ते आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि कई बार आपको अच्छी मार्केट में भी बुरी डीलें मिलती हैं और बुरी मार्केट में भी अच्छी डीलें मिलती हैं। सो आपको रियल एस्टेट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। मेरा काम है आप लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आप लोगों के साथ अपना थॉट प्रोसेस शेयर करना, उसको मानना या मानना ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको लगे कि मेरी बात का कोई लॉजिक है तो आप उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर अपना डिसीजन बनाएं। क्योंकि मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूं कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट का। मुझे ये बात का थोड़ा सा एहसास है कि आज जो मार्केट है वो बायर्स मार्केट है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीने में प्राइसेस और डाउन जाएंगे, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। हो सकता है 2-4% डाउन भी चले जाए, पर उसके चांसेस बहुत कम है। आज के वक्त में आपको मार्केट में अच्छी डील मिल रही है क्योंकि अब वो मल्टीपल ऑफर की सिचुएशन खत्म हो गई। तो आप प्लीज रिसेशन का वेट ना करें, क्योंकि अगर रिसेशन आ गया तो आप शायद जो घर खरीदना चाह रहे हैं वो कभी भी खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी ना तो जॉब रहेगी, ना आपके पास कोई इस तरह की सेविंग्स जो आपने की हुई हैं वो भी डिप्लीट होने के चांसेस होते हैं रिसेशन के अंदर। सो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना विचार दें, मैं अपना विचार दे रहा हूं और हम इस पे और डिस्कशन करते हैं, पर इसको पॉजिटिव एंगल से देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से सोचते हैं, ताकि हम एक दूसरे के काम आ सकें और एक दूसरे को अच्छी राय दे सकें। मैंने लास्ट 14-15 साल में जितना भी अपना रियल एस्टेट किया है, जो भी मुझे उसमें सीखने को मिला है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने कमेंट्स, अपने विचार इस बात पे अच्छे तरीके से रखेंगे, ताकि हम इसको एक हेल्दी डिस्कशन बना सकें। सो आई एम प्रीटी श्योर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, इसको लाइक करें और भी लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल।